आपका जो पहला यूनिट है इसमें 5th यूनिट दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका फर्स्ट यूनिट होगा पेशेंट केयर का, पेशेंट केयर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है जनरल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। क्या क्या यूनिट पढ़ना है उसका स्नैपशॉट, उसका फोटो खींच करके मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया है। यहाँ पे इसका थ्योरी भी है। यहाँ पे है कि ये जो चैप्टर है इसमें आप अलग अलग तरह की मॉडिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आप हर मॉडिलिटी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन क्यों होना चाहिए और क्यों किसी पेशेंट में ये जांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो पढ़ना है। और आपको एक्सप्लेन करना है पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रोसीजर और इक्विपमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो हर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर और इक्विपमेंट का, ठीक है, हर तरह के प्रोसीजर का, ठीक है। और पोस्ट प्रोसीजर केयर, जब जांच हो जाती है उसके बाद किस तरह का हमें प्रोसीजर के, जब जांच हो जाती है तो उसके बाद किस तरह हमको पेशेंट का केयर करना है, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो सबसे पहला आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में बोल क्या रहा है कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में, है ना, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग प्रोसीजर। सबसे पहला है एक्सरे स्टडी। एक्सरे स्टडी में डिफिनेशन क्या दिया है कि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और इसका ये कॉमनली जनरेट होता है हाई वोल्टेज से। हाई वोल्टेज देने की वजह से एक्सरे जनरेट करता है। जब इसमें हाई करंट की अप्लाई की जाती है एक्सरे ट्यूब में, और वो एक्सरे ट्यूब कैसे बने होते हैं, तो वो एक पायरेक्स ग्लास का बना हुआ ट्यूब होता है, और वो इवैक्यूएटेड होता है। अंदर में इसमें एक साइड एनोड होता है, दूसरे साइड कैथोड होता है, और जब इसमें हाई करंट जाता है तो इलेक्ट्रॉन जाकर के एनोड से टकराएगा और रेडिएशन निकलता है। यहां पर आप इवेल्युएट कर सकते हैं बोन्स को और सॉफ्ट टिश्यू को। बॉडी के बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू को देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये चीज के ये किस तरह एक्सरे ट्यूब होता है। देख लीजिए सबसे पहला कि अगर मान लीजिए एक एक्सरे ट्यूब है, एक एक्सरे ट्यूब है, तो एक्सरे ट्यूब में एक साइड फिलामेंट लगी रहती है ना, टंगस्टन की, और इस साइड एक टारगेट होता है जिसको हम लोग एनोड टारगेट कहते हैं, ठीक है, मॉलिब्डेनम का टारगेट होगा। और क्या होता है जब इसमें हाई करंट अप्लाई किया जाता है तो हाई करंट जाने के वजह से बहुत गर्म हो जाता है। ये फिलामेंट क्या होता है, बहुत गर्म होता है, और इसमें फोकसिंग कप लगी रहती है। इसमें से इलेक्ट्रॉन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इससे बाहर निकल जाता है थर्मियोनिक इमिशन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो आगे की ओर बढ़ता है, और वो जाकर के बॉम्बार्ड कर जाता है किससे, टारगेट एनोड से। ये तो आपको कौन साइड है, कैथोड, ठीक है। जब इससे टकराता है तो 1% हीट तैयार, 1% एक्सरे तैयार होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए करने वाले हैं। और 99% हीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक, 99% हीट बनता है। अब यहां से क्या निकलेगा, तो इसमें से अब निकलता है रेडिएशन, है ना, इसमें से निकलेगा रेडिएशन निकलता है, ठीक है। तो इस तरह यही प्रिंसिपल है जिस पर हमारा जो एक्सरे ट्यूब है वो रेडिएशन को बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैन मेड रेडिएशन, एक्सरे, है ना। कौन सा रेडिएशन बनता है, एक्सरे। अब एक्सरे में इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन की जो बात है उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखता है, ठीक है। तो इंडिकेशन की जहां पे बात लिखता है, इंडिकेशन में क्या लिखता है कि हम
डायग्नोसिस कर सकते हैं कोई भी सस्पेक्टेड इन्फेक्शन हो। सस्पेक्टेड यानी कि शक हो रहा है, कोई आदमी बहुत ज्यादा खांस रहा है तो एक डाउट हो सकता है कि ये जिस तरह से खांसी है इसकी, हो सकता है कि कहीं इस आदमी को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, या ब्रोंकाइटिस तो नहीं है। तो इस तरह का जो सस्पेक्ट करते हैं हम लोग, इस तरह की चीज जो सस्पेक्ट करते हैं, इस तरह के इन्फेक्शन या डिसऑर्डर को हम लोग एक इमेज में ला करके देख लेते हैं, एक एक्सरे प्लेट में हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक। दूसरा कि एक्सरे एक ऐसा मीडियम भी है, एक ऐसी मॉडिलिटी है जिससे कोई भी ऐसी बीमारी जो हमारे बॉडी में बहुत सारे नली हैं, जैसे कि ओसोफेगस है ना, स्टोमक के बाद जो है फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो पाइलोरिक इंट्रम का जो है स्टेनोसिस हो गया है ना, या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस तरह के ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर को इससे देखा जा सकता है। किसी आदमी को अगर किसी तरह का चोट लग जाता है, जैसे इंजरी होती है, ट्रॉमेटिक इंजरी, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है, वहां पर ट्रॉमा होने में तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है, और घर की भी इंजरी हो सकती है। तो जिसमें ट्रॉमा जो होता है, चोट जो लगता है, उसके कारण किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, किसी तरह का इंजरी हुआ या फ्रैक्चर हुआ, उसको पता कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे फ्रैक्चर बहुत ज्यादा देखा जाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन जितने भी होते हैं, उनको जब भी डाउट होता है और वो सब सस्पेक्ट करते हैं कि भाई फ्रैक्चर लग रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सरे किया जाता है। ऐसे फ्रैक्चर अगर होता है तो इसकी एक साइन है कि जहां पर भी फ्रैक्चर होगा ना, तो वो एरिया पर ज्यादा सूजन होने लगेगी, बहुत जल्दी वो सूज जाएगा, इन्फ्लामेशन डेवलप कर जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को भी हम लोग देख सकते हैं, और फ्रैक्चर का जो साइन होता है इस तरह का होता है। ठीक है, ऐसा लिख दिया, इस तरह लिख दिया, यानी कि समझ लीजिए कि ये फ्रैक्चर की बात हो रही है। आप लोगों को किसी तरह का भी सवाल करना होगा तो आप लोग डायरेक्ट माइक्रोफोन ऑन करके जितना ज्यादा सवाल करना होगा, हमको अच्छा लगेगा, सवाल कर सकते हैं। वस्कुलर एबनॉर्मेलिटी के लिए एक्सरे को अच्छा माना जाता है। एक्सरे में, एक्सरे स्टडी में आपको दोनों चीज आ जाता है भाई, एक्सरे जनरल एक्सरे मशीन या सीटी स्कैन, जो भी हो। तो वस्कुलर एबनॉर्मेलिटी, ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मेलिटी है, तो स्पेशल प्रोसीजर होता है। स्पेशल प्रोसीजर होता है, और स्पेशल प्रोसीजर में क्या होता है कि एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी है ना, एंजियोग्राफी क्या है, ब्लड वेसल्स का एग्जामिनेशन होगा। तो वस्कुलर वेसल, वेसल चाहे वो आर्ट्रियोग्राफी हो, आर्टरी के लिए, चाहे वेनोग्राफी हो, वेन के लिए, दोनों एंजियोग्राफी ही होती है। डीजनरेटिव चेंज, डीजनरेटिव चेंज कहाँ होता है, हड्डियों में होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई तो उसमें डीजनरेटिव चेंज होता है। ठीक है, तो आपको हम डीजनरेटिव चेंज को दिखाते हैं सबसे पहले। डीजनरेटिव चेंज, अब देखिए किसी तरह का भी डीजनरेटिव चेंज होगा हड्डियों में, ठीक है, तो उसको हम लोग एक इमेज के जरिए से उसको हम लोग देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। चाहे वहां पर यूरोसिफ चेंज होगा, हड्डियां काली होने लगी, जैसे सपोज दैट हड्डी काली होने लगती है, वाइट होगी यानी कि डेंस ज्यादा है, या वहां पर के डिस्क स्पेस रिड्यूस कर जाएंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि इमेज में। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिटेक्ट बहुत आसानी से कर लेते हैं, एक्सरे में इसके बारे में पता चलता है। इंडिकेशन में लिख रहा है कि स्पेसिफिक एक्सरे जो है
अलग अलग रीजन के लिए किया जाता है बॉडी के लिए। और इसमें इस इक्विपमेंट में क्या जरूरत होगी, नंबर 1 में एक एक्सरे मशीन चाहिए, दूसरी चीज आपको एक्सरे फिल्म और कैसेट भी चाहिए जिसमें फिल्म में इमेज कैप्चर हो सके, या आपका अगर मॉडर्न है तो आपके पास मॉडर्न कैसेट चाहिए जो एक रिसेप्टर की तरह काम होता है। ऑटोमेटिक डेवलपर होना चाहिए, या डार्क रूम होना चाहिए, या प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, डिजिटाइजर होना चाहिए इन केस आप CR का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी। पेशेंट प्रिपरेशन में जो भी एक्सरे किया जाता है तो पेशेंट को क्या बोला जाता है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम क्या हो, तैयार हो जाओ। उसकी सारी हिस्ट्री ले ली जाती है, पेशेंट को की स्टडी की जाती है अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, कि पेशेंट को किसी तरह का कोई डिस्कंफर्ट नहीं हो, एडवाइस किया जाता है। और उसके साथ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई जाती है, उसको भोजन इसलिए रोका जाता है कि बॉवेल गैस ना हो, गैस ना हो। गैस का भी फोटो आ जाता है क्योंकि गैस एक निगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ठीक है ना। अब ये निगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है दिक्कत पैदा कर सकता है। वो क्या करेगा, इमेज में एक मिमिक कर देगा, लगेगा कि कोई बीमारी है लेकिन वो कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये सारी चीजों को भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर इन्फॉर्म कॉन्सेंट, पेशेंट से किसी तरह का कॉन्सेंट, कोई खास जांच है जैसे एंजियोग्राफी हुआ या रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी हुआ तो उसमें हम लोग ये चेक कर लेंगे। तो चलिए आपका एक्सरे स्टडी नंबर 1 हो गया खत्म, ठीक है। देखिए ये वाला खत्म हो गया टॉपिक, एक्सरे स्टडी हो गया फिनिश। अब आते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के इधर। अल्ट्रासोनोग्राफी पे मैं पहले टिक लगा दिया हूं, अब आते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में, ठीक है। तो चलिए अल्ट्रासोनोग्राफी में आते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या बोलता है कि अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासोनोग्राफी को हम लोग डिफाइन करते हैं, या वो एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड की बीम को फोकस करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव बीम होती है, और वो साउंड वेव्स को बॉडी के अंदर भेजा जाता है, और वो साउंड वेव किसी ऑर्गन से टकराती है, उस ऑर्गन के टिश्यू से टकराती है, और फिर वो वापस आती है। वापस आने के बाद वो प्रोब के द्वारा पिक की जाती है और इमेज बना लिया जाता है, ठीक है। ये इको कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। जो भी इको है वो कन्वर्ट क्या चीज में होगा, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, इसको समझा देंगे यहीं पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब इको कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ये एम्पलीफाई होता है ट्रांसड्यूसर से, और ये फिर ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पे आता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पेशेंट है, एक पेशेंट है ना, लेटा हुआ एक पेशेंट है, ये एक पेशेंट है जो लेटा लेटा हुआ है ना, किसी बेड पे ये लेटा हुआ है। तो इस पेशेंट के ऊपर आप क्या कीजिएगा कि एक एब्डोमेन के रीजन में आपने एक प्रोब को रख दिया। क्या रखा, प्रोब। तो प्रोब आपने रख दिया, यहाँ पे प्रोब को रखा, ठीक है। यहाँ पे आपने एक प्रोब को रखा। प्रोब ने क्या किया कि ऑर्गन में गया, ये इसमें से जो साउंड वेव निकल रहा है वो कहाँ चला गया, इसके ऑर्गन से जाके टकराया, जैसे सपोज डेट किडनी से टकराया, तो फिर वो वापस आएगा, साउंड वेव टकरा के वापस आएगा। तो जो वापस आता है उसको क्या कहते हैं, इको कहते हैं। और इको कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो इको जो इसमें वापस आ रहा है, इको जो वापस आ रहा है ना, प्रोब में इको वापस आ रहा है, वापस कर देते हैं दूसरे कलर से। ये जो लाल से आ रहा है ये वापस आ रहा है, ठीक है। अब इको जो वापस आ रहा है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर ये एम्पलीफाई होता है, फिर ये आपको एक स्क्रीन में नजर आ जाता है ना, एक मॉनिटर में ये नजर आने लगता है। और इस तरह अल्ट्रासाउंड में इमेज को हम लोग देख लेते हैं। साइज ऑफ ऑर्गन भी मेजर कर सकते हैं,
और सारा चीज को डिटेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखता है इंडिकेशन, किस किस वजह से अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। तो कॉलीलाइथियसिस, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होगा तो उसके लिए होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर हो जाए, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन होने की वजह से बाइल डक्ट में अगर कोई स्टोन आकर के फंस जाती है तो उससे क्या होता है, बाइल बाहर नहीं निकल पाता और जॉन्डिस होने लगती है। ठीक है, तो जॉन्डिस अगर स्टोन के ब्लॉकेज से है तो वो स्टोन को देख के ही हम पता कर लेते हैं कि भाई जॉन्डिस है। तो और अगर जॉन्डिस है, अंदर कोई स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, इट मींस कि वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। तो इससे ये क्लियर होता है। दूसरा, हेपेटोसेल्यूलर डिजीज, लीवर की कोई भी बीमारी को डिटेक्ट किया जाता है। लीवर में कैंसरस ट्यूमर हो उसको पता किया जा सकता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बॉडी में एक एक जगह पर कोई ट्यूमर डेवलप करता है, फिर वो लीवर में भी उसी तरह का ट्यूमर दिखाई देता है और मल्टीपल ट्यूमर्स लीवर में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये मेटास्टैटिक डिजीज है। मेटास्टेसिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कैंसरस कंडीशन, ये टर्म का इस्तेमाल कैंसरस डिजीज के लिए ही किया जाता है। तो मेटास्टेसिस लिखा हुआ है, समझ लीजिए कैंसरस है। दूसरा, हेमेटोमा, लीवर के कैपिलरी जो है वो फट गए, फटने के बाद उसमें से ब्लड निकला और वो जाकर के कहीं पर जमा हो गया, क्लॉट कर गया, ढेला की तरह बन गया, वो 48 घंटे में जम जाता है, उसी को हम लोग हेमेटोमा कहते हैं। मान लीजिए कि किसी ने एक मुक्का मार दिया किसी को लीवर के पास, ठीक है, या कहीं किसी ऑर्गन के पास, तो क्या होगा, अंदर में स्किन के अंदर में ब्लड लीक करेगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही 48 आवर्स क्रॉस करता है तो वो लिक्विड से सॉलिडिफाई होता है और उसको हम लोग हेमेटोमा कहते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह का कोल्ड स्पॉट, है ना, धब्बा दिखाई दे रहा है ना, दाग, जो एक ट्यूमर उसको माना जा सकता है, या एब्सेस या सिस्ट। तो ट्यूमर ट्यूमर जो है अल्ट्रासाउंड का भाषा है हाइपर इकोजेनिक, यानी कि बहुत चमकीला गोलाकार में दिखाई देगा, हाइपर इकोजेनिक कहला सकता है। ठीक है, तो अगर लीवर है, लीवर, ठीक है, अगर लीवर है तो लीवर अल्ट्रासाउंड में आ रही है, तो इसमें अगर एक गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इरेगुलर भी हो, लेकिन ये सर्कमस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर या तो ज्यादा चमकीला होगा तो वो कहलाएगा हाइपर इकोजेनिक, और अगर ये हल्का काला होगा तो ये हाइपो इकोजेनिक कहलाएगा। तो ट्यूमर जो है या तो हाइपर इकोजेनिक हो सकता है या हाइपो इकोजेनिक हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसका जो बायोप्सी होगा तो इसके नेचर के बारे में भी पता चल जाएगा कि ये कैंसर है कि नॉन कैंसरस है, मेलेग्नेंट है कि बेलाइन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर तो दो तरह का होता है भाई, एक होता है कैंसरस और दूसरा होता है नॉन कैंसरस। दूसरी जो चीज है कि अगर यहाँ पर किसी तरह का एब्सेस डेवलप कर जाता है, ठीक है, तो एब्सेस डेवलप करेगा तो वो किस तरह का होगा, तो उसको भी जानना जरूरी है कि भाई एब्सेस किस तरह का डेवलप करेगा। जैसे पेंसिल कहाँ है, हम्म, अगर मान लीजिए एब्सेस होगा तो वो इरेगुलर होगा, ठीक है, वो, और दूसरा चीज कि वो काला होगा, जहां पे फ्लूइड होती है वो काला होता है। तो एब्सेस इरेगुलर होगा, बिल्कुल सर्कमस्क्राइब्ड नहीं होगा, और वो इरेगुलरिटी से पकड़ा जाता है कि ये एब्सेस है, अंदर इसके फ्लूइड होगा इसलिए ये ब्लैक दिखाई देगा, तो एब्सेस भी देखा जा सकता है। फिर क्या है, सिस्ट, सिस्ट के साथ क्या सीन है कि सिस्ट भी ब्लैक होगा क्योंकि उसके अंदर भी फ्लूइड रहती है, लेकिन वो बिल्कुल सर्कमस्क्राइब्ड, बिल्कुल राउंड होगा, एक मेम्ब्रेन होता है
जो कवर करता है, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन को में इस तरह का होगा राउंड, ठीक है ना, और वो कैसा होगा, ये एनिकोजेनिक होगा, NECHOGENIC। जो भी चीज एनिकोजेनिक होती है यानी कि काली होती है, तो एब्सेस और सिस्ट दोनों एनिकोजेनिक होगा, दोनों में फ्लूइड होता है। अल्ट्रासाउंड आपको मदद करता है स्प्लीनोमेगाली देखने के लिए। अगर स्प्लीन साइज में बढ़ जाता है तो उसको भी देखा जा सकता है। मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग प्राइमरी स्प्लेनिक डिजीज को भी, स्प्लीन की कोई बीमारी है उसको देख सकते हैं हम लोग। इवेल्युएट करते हैं इफेक्टिव थेरेपी के लिए, ठीक है। हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं एब्डोमिनल ट्रॉमा। एब्डोमिनल ट्रॉमा क्या हुआ कि पेट में चोट लग गया, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। वहां जाके बात करो उस साइड। एड इन डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रिएटाइटिस। पैंक्रियाज में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो पैंक्रिएटाइटिस कहलाता है। स्यूडोसिस्ट यानी कि फॉल्स सिस्ट, एक्चुअली में होता तो सिस्ट ही है लेकिन वो सिस्ट के नेचर का नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोसिस्ट, तो उसको भी देखा जा सकता है। और पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, पैंक्रियाज में कैंसर हो गया, वो भी अल्ट्रासाउंड से देखा जा सकता है, ठीक है। हम लोग किसी भी ऑर्गन के साइज को, शेप को एसेस कर सकते हैं। पोजीशन किडनी की पता कर सकते हैं कि वो नॉर्मल पोजीशन में है कि एक्टोपिक किडनी है। किडनी क्या होता है, अपने जगह पर नहीं रह करके दूसरी जगह पर हो गया, एक्टोपिक किडनी कहलाता है, ठीक है। एक्टोपिक किडनी के कई टाइप होते हैं, तो एक्टोपिक किडनी को देखा जा सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर पेरी रीनल टिश्यू को देखा जाएगा, किडनी के अगल बगल के टिश्यू को भी देख सकते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर टिश्यू ये सबको जांचा जा सकता है। हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं लोकेलाइज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। पेशाब के रास्ते में अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्टोन, नियोप्लाज्म या किसी ग्रोथ के वजह से, या प्रोस्टेट किसी का बढ़ गया उसकी वजह से पुरुष में, तो वो सब देख सकते हैं। और एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, चाहे एब्डोमेन में फ्लूइड का जम गया, ठीक है, तो एबनॉर्मली कहीं पर भी जम गया फ्लूइड, तो अगर पेट में जमता है तो उसको हम लोग एसाइटिक फ्लूइड कहते हैं, है ना। फिर यूटेरस के नीचे पॉच ऑफ डगलस में फ्लूइड का अकुमुलेशन होता है, वो भी एक एबनॉर्मेलिटी है, वो भी समझ लीजिए एसाइटिक फ्लूइड ही है, इसलिए कि पॉच ऑफ डगलस एक्चुअली में क्या होता है कि ये पेरिटोनियम का नीचे का एक्सटेंशन है, जो एक मोटरी की तरह छोटा सा गोल सा एरिया होता है। जब इन्फेक्शन लगता है तो वहां पे फ्लूइड का अकुमुलेशन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा कि फ्लूइड कहां पर अकुमुलेट, ज्यादा एबनॉर्मली अकुमुलेट हो रही है, किसी ऑर्गन में है फ्लूइड पहले से, जैसे बाइल, वो बाहर नहीं निकल पा रही है, वहीं पर जम के रह गई, तो वो एक अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड। दूसरा, किडनी से फ्लूइड यानी कि यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा, रास्ता जाम हो गया, तो उसको कहेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो अलग अलग तरीके से ऑर्गन के बाहर या ऑर्गन के अंदर फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाए तो वो कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन किडनी के ट्रांसप्लांट होने के बाद, किसी की किडनी अगर खराब हो जाती है तो क्या किया जाता है कि उसके किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो उसको भी देख सकते हैं। रुक जाइए, अटेंडेंस ले लेते हैं, वो भी तो जरूरी है ना। चलिए हो गया। मोर फाइल सेव एज, रुक जाइएगा।
देखें कैसा आया है अटेंडेंस 6th। अटेंडेंस तो ठीक आ गया, देख लीजिए आप लोग, है ना। 6 पार्टिसिपेंट हैं, 1 2 3 4 5, पांचों का नाम आ रहा है, ठीक तो है। सबका नाम आ रहा है, ताहिरा एजाज, सुम्बुल, शिफा, एस्कंदराज और आकिब इमाम। ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा, क्योंकि बुक हाथ में आ गई है, सब ऑब्जेक्टिव ही सब बनवाएंगे, ठीक है ना, सब चीज एक्सप्लेन करेंगे। बुक तो मेरे पास अब फुल फ्लेज है, थ्योरी भी हो गया और ये भी हो गया। फुल फ्लेजेड। चलिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं स्प्लीनोमेगाली को। और स्प्लीन का साइज अगर बढ़ जाता है, कोई भी लीवर के डिजीज में भी ऐसा होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। मॉनिटर कर सकते हैं सेकेंडरी स्प्लेनिक डिजीज को, इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितना इफेक्टिव थेरेपी हुआ। कोई बीमारी अगर स्प्लीनोमेगाली है या स्प्लीन में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसका इलाज चल रहा है, तो वो बीमारी कितना % रिकवर हुई है। हम स्प्लीन और एब्डोमिनल ट्रॉमा को भी देख सकते हैं। क्या होता है कि ट्रॉमा में चोट लगता है तो एब्डोमेन में भी ब्लड कलेक्ट होगा, हेमेटोमा हो जाएगा, फ्लूइड का कलेक्शन होगा। स्प्लीन के इर्द गिर्द, है ना, फ्लूइड का कुलेमुलेशन होता है, स्प्लीन टियर कर जाती है, फट जाती है, उसमें से ब्लड निकल जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पैंक्रियाटाइटिस, स्यूडोसिस्ट, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, किडनी का प्रॉब्लम, है ना, लोकलाइज कर सकते हैं। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एसेस कर सकते हैं। किडनी जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बारे में हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, या थायराइड के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड में सप्रेसिव जो थेरेपी चलती है उसको चेक कर सकते हैं। फीटल वाइबिलिटी, जो बच्चा माँ के पेट में है वो कैसा दिखाई दे रहा है, फिटस वेल बींग देखते हैं कि वो ठीक से है कि नहीं, उसका सारा ऑर्गन सही है कि नहीं, उसके पोजीशन कैसे हैं, गैस्ट्रेशनल एज क्या है, ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है, ये भी देख सकते हैं। हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी को भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, यानी कि एक से ज्यादा बच्चा है कि नहीं। कंफर्म कर सकते हैं फीटल एब्नॉर्मिलिटी, फीटल का एब्नॉर्मिलिटी लेवल 2 में चेक किया जाता है, या उसमें क्लिफ्ट पैलेट है या किसी तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो एम्यूनेटिक जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको चेक किया जा सकता है। प्लेसेंटा के लोकेशन को पता किया जा सकता है, फंडस को देखा जा सकता है, आईज का क्या कंडीशन है वो देखा जा सकता है। फॉरेन बॉडी कोई अंदर घुस जाती है तो उसको चेक करते हैं। इक्विपमेंट में हम लोगों को अल्ट्रासाउंड मशीन, ट्रांसड्यूसर और अल्ट्रासाउंड जेल की जरूरत पड़ती है। प्रोब जो है 3.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला, या 3 से 3.5 मेगाहर्ट्ज का लीनियर प्रोब का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज है। और मेरे पास लगता है टाइम अभी कम है, 1 मिनट है। इसके बाद है पेशेंट प्रिपरेशन, ये तो कल ही बता देंगे पोस्ट, फिर कल सीटी स्कैन भी बता देंगे, ठीक है ना। दोनों चीज कल बता देंगे। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, कल 6 लोग रहिएगा जितने लोग हैं आज भी, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू। कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।